मैं कैसे लास्ट क्लास में हमने ना ग्रेविटेशन के काफी चीजें क्लियर की थी, है ना। तो ग्रेविटेशन को ही आज ही कंटिन्यू करना है। आज एक्चुअली ग्रेविटेशन आपको खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच जाएगी, तो किसी दिन मैं ऐसी थर्सडे वाली क्लास में करवा दूंगा, है ना। तो मतलब सैटरडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर इलास्टिसिटी पढ़ेंगे हम सैटरडे, है ना। आज की थ्योरी खत्म करके ग्रेविटेशन की कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे, तो मैं थर्सडे की क्लास में फिर से नेक्स्ट वीक करवा दूंगा, है ना। चलो, तो ग्रेविटेशन में लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, we have studied about the motion of satellites, है ना, कि मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। ग्रेविटेशन में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, we have studied about the satellites, है ना। तो एक्चुअली में सैटेलाइट ना दो तरह के होते हैं, कि जब भी हम सैटेलाइट की कैटेगरी की बात करेंगे तो सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है, इसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, है ना, कि वी कॉल इट एज ए पोलर सैटेलाइट, है ना, कि एक तरह का जो सैटेलाइट होता है वी कॉल इट एज ए पोलर सैटेलाइट, है ना। तो जो आपकी पोलर सैटेलाइट्स होते हैं ये पोल के अराउंड रोटेट करते हैं, है ना। कि जब भी कोई पोलर सैटेलाइट की अगर हम बात करेंगे तो पोलर सैटेलाइट जो होंगे वो पोलर प्लेन में रोटेट करते हैं, है ना। ये दिस इज नोन एज बेसिकली आपका पोलर सैटेलाइट, है ना। तो पोलर सैटेलाइट का कांसेप्ट क्या होता है? पोलर सैटेलाइट इज द लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, है ना। कि भाई जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं इट्स ए लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, हाँ, ये लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट होते हैं, है ना, which go around the poles, which orbit around the poles, है ना, in north to south direction, in north to south direction, south direction, ये आपके होते हैं पोलर सैटेलाइट। ये से लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट which go around the poles in north to south direction, है ना। तो सिंपल सा जो पोलर सैटेलाइट्स होंगे वो इस तरह से होगा। सपोज आपका ये अर्थ है ना, तो अर्थ के जो पोलर प्लेन में होगा इस तरह से आपके सैटेलाइट मूव, कोई भी सैटेलाइट है जो कि पोलर प्लेन में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका पोलर सैटेलाइट, है ना। लोअर एल्टीट्यूड सैटेलाइट का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट की हाइट होगी अर्थ के सरफेस से, कि अगर सैटेलाइट की अगर हम हाइट देखें अर्थ के सरफेस से तो बहुत कम होती है ना। अराउंड जो हाइट की वैल्यू होती है पोलर सैटेलाइट की 500 टू 800 किलोमीटर होता है। कि पोलर सैटेलाइट की जो हाइट होती है कि आपकी 500 टू 800 किलोमीटर ही होती है ना। और इसका पर्पज आप समझना चाहिए, पोलर सैटेलाइट हम किस लिए यूज करते हैं। तो पोलर सैटेलाइट जो हम यूज करते हैं वी यूज इट फॉर द रिमोट सेंसिंग, है ना। दिस इज यूज्ड फॉर राइट रिमोट सेंसिंग। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स नहीं होते, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के लिए जो सैटेलाइट हम यूज करेंगे वो पोल के अराउंड रोटेट रिवॉल्व करता है और उसकी हाइट जो होती है 500 टू 800 किलोमीटर होती है। इसका जो पर्पज है वो रिमोट सेंसिंग है, दिस इज नोन एज अ पोलर सैटेलाइट। ऐसी दूसरी सैटेलाइट जो हम पढ़ते हैं वी स्टडी द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, कि जो दूसरी सैटेलाइट की कैटेगरी होती है दिस इज नोन एज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, कि जो दूसरी सैटेलाइट होगी दिस इज क्या लिखा कहां पे सर इनके बाद किस जगह के बाद इन 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 अच्छा अराउंड अच्छा पोलर इन लिखा इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, है ना, कि मूव इन फ्रॉम द अराउंड द पोल्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या करते हैं जैसे आपकी मूव करते हैं। तो दूसरी जो सैटेलाइट होती है दिस इज नोन एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो एज द नेम सजेस्ट दिस सैटेलाइट रिमेन स्टेशनरी, ये जो सैटेलाइट होती है ना दिस सैटेलाइट रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, remain stationary right with respect to earth, with respect to earth। भाई अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट क्या होती है जैसे कि आपकी स्टेशनरी होती है ना। तो ऐसी कोई सैटेलाइट जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है उसको हम बोलते हैं जैसे कि आपकी जियो स्टेशन, है ना। कि भाई जहां आपके अगर ऊपर सैटेलाइट है तो अर्थ भी रोटेट कर रही है सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है और ऐसा आपको है ना। तो जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होती है
दिस इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ये जो सैटेलाइट होती है, दिस सैटेलाइट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, है ना, ये आपका कम्युनिकेशन पर्पस की यूज होगी। ये जो सैटेलाइट होगी, दिस इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो जियो स्टेशनरी होती है। तो जियो स्टेशनरी में क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है, ध्यान रखना है जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है ना, ये पोलर प्लेन में रिवॉल्व करती है, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन। ये पोलर प्लेन में तो पोलर सैटेलाइट करती है, तो इसका जो होगा इक्वेटर के अलोंग रिवॉल्व करती है, हाँ, इक्वेटर के अलोंग ये रिवॉल्व करेगी, और जैसे जैसे सैटेलाइट रोटेट करेगा अर्थ भी उसी के अलोंग रोटेट करता है। तो जो सेंस अर्थ के रोटेशन का होगा वही सेंस किसका होगा, जैसे आपके सैटेलाइट का रोटेशन, है ना। और अब इस बात है कि अगर सैटेलाइट को अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहना है, मतलब अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड और सैटेलाइट के रोटेशन का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये आपकी 24 आवर्स है। जिस टाइम में अर्थ एक बार रिवॉल्व कर लेती है अपने एक्सिस के अराउंड, उस टाइम में सैटेलाइट भी अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो इसका भी जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे आपका 24 आवर्स। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन ऑफ हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भाई कोई भी अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो इसकी बेसिकली हाइट क्या होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेशन है, दैट इज रिगार्डिंग हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कोई भी अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसकी हाइट क्या होगी। तो हम यहाँ पढ़ते हैं हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कि अगर कोई भी सैटेलाइट जो होती है उसकी हाइट की अगर हम बात करें, तो हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको निकालने आना चाहिए। तो ये पोलर प्लेन में रिवॉल्व कर रही है, अगर अर्थ की रेडियस आर है ना, तो इसकी यहाँ पे हाइट कितनी होगी। जैसे आपने बोला पोलर की तो 500 टू 800 किलोमीटर होगी, यहाँ पे जियो स्पेशल सैटेलाइट की हाइट कितनी होगी वो आपको निकालना। तो जस्ट हम एक्सप्रेशन जानते हैं कि आपने सैटेलाइट के मोशन का टाइम पीरियड पढ़ा था कि कोई भी सैटेलाइट जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वही होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर क्यूब बाई जी। और इसमें स्मॉलर जो होती है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है। स्मॉलर जो होती है वो कहाँ से डिस्टेंस होती है, सेंटर से। तो हम यहाँ पे स्मॉलर की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, स्मॉलर की जगह पे हो जाए कैपिटल प्लस एच, उसको आप यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच बाई जी एम, है ना। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको आप स्क्वायर कर दो। तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इनटू आर प्लस एच जी, है ना। तो यहाँ से अगर हम आर प्लस एच की वैल्यू निकालें तो आर प्लस एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी जी एम इंटू टी स्क्वायर, है ना। भाई सॉरी ये हाफ भी होगा कि भाई यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, सॉरी स्क्वायर कर दिया जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे एक आर क्यूब है, सॉरी यहाँ पे एक क्यूब पावर, इसका जो होगा ये आपका क्यूब पावर, है ना। तो ये वाला जो टर्म होगा सिर्फ आर प्लस एच का क्यूब, है ना, आर प्लस एच का क्यूब आ जाएगा। तो अगर मैं आर प्लस एच के क्यूब की वैल्यू निकालूं तो ये आपको हो जाएगा जी एम इंटू टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, है। तो यहाँ से आर प्लस एच की वैल्यू आ गई, आर प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी जी एम इंटू टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर की 1/3 पावर, है ना। तो यहाँ से हाइट ऑफ द सैटेलाइट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी इसकी अगर हम हाइट का एक्सप्रेशन लेना चाहें, ये आपका हो जाएगा आर माइनस दिस जी एम इंटू टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, है ना, की पावर 1/3। तो दिस इज द एक्सप्रेशन हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या किसी भी सैटेलाइट की हाइट। अभी हमने जियो स्टेशनरी वर्ड को कुछ यूज किया ही नहीं। कोई भी सैटेलाइट अगर सरफेस से एच है तो उसकी हाइट क्या होगी, है ना। अब कि अगर ये जियो स्टेशनरी है तो आरएचएस में सारे टर्म आप जानते हो। जैसे जियो स्टेशनरी है तो आपको टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी पुट करोगे 24 आवर्स, और रेडियस ऑफ द अर्थ तुम जानते ही हैं, ये आपको हो जाएगा 600,400 किलोमीटर। तो जब आरएचएस साइड में हम सारे डाटा पुट करेंगे ना तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा, एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो 35,800 किलोमीटर,
है ना, ये डाटा अगर हम इसमें पुट करते हैं सारा जी वगैरह का, तो जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 35,800 किलोमीटर आ जाएगी। मतलब कोई भी ऐसे सैटेलाइट जो कि अर्थ के सरफेस से इतने हाइट पे रिवॉल्व कर रही है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, अगर इक्वेटोरियल प्लेन में इतने हाइट पे रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे आपकी स्टेशनरी, राइट। तो इसी तरह के सैटेलाइट को हम बोलते हैं जैसे आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट। दिस इज सिंपली नोन एज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना, केवल आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में ही डेरिवेशन आता है, उसके लिए आपको ध्यान दें। सर जो इक्वेशन डेराइव की आपने वो उसमें साइन उल्टा नहीं होगा आर और जीएमटी वाली टर्म का? अच्छा, उल्टा कर दिया क्या मैंने, चेक कर लेते हैं। नहीं, सही तो है। सर वो आर प्लस एच में आप आर को उधर शिफ्ट करोगे तो फिर अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है ना, ये वाला टर्म जो होगा ये प्लस होगा, ये टर्म माइनस होगा, सही बोल रहे हो, यहाँ माइनस आप सही है ना, कि पहले वाले टर्म से दूसरे को माइनस है ना, अवश्य बात है, पहले वाला टर्म बड़ा आएगा, उससे 6,400 किलोमीटर क्या होगा, माइनस, ठीक होगा। तो दिस इज नोन एज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये आता है। इसके बाद देखो मैंने आपको स्टूडेंट बताया है कि जो ग्रेविटेशन पूरा का पूरा चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ दो ही कंसेप्ट हैं भाई, ये सब चीजें तो हम एज ए थ्योरी पढ़ते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें दो लाइन का कंसेप्ट है पूरे ग्रेविटेशन में, है ना। एक तो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी चीजें इसमें यूज होंगी, वो एक अलग चीज होगी। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो जो कंसेप्ट आप उसमें यूज करोगे सब हम इसमें यूज करेंगे। दूसरा मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एंड पोटेंशियल का जो सम होता है ये कांस्टेंट होता है। और दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंट्रल फोर्स है, इफ दिस फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एमवीआर की वैल्यू कांस्टेंट है ना। एक तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि अभी आपने रोटेशन नहीं पढ़ा है ना, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे आप न्यूटन्स लॉ फॉर ट्रांसलेशन पढ़ते थे, है ना, आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था कि जो सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होगा वो dp बाई dt के इक्वल, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, dp बाई dt के इक्वल होगी। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे रोटेशन सर एक बार सर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बाद आपने क्या पढ़ाया था, एक बार बता सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं और कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, यही पढ़ाया कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है ओके तो का सम कांस्टेंट होगा, और अगर सेंट्रल है तो एमवीआर कांस्टेंट होगा, जो लास्ट क्लास में बताया। तो जैसे मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमवीआर इक्वल टू कांस्टेंट आप कैसे यूज करें। तो आप जानते हो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। ये जो dp बाई dt है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, किसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसे हम एक टर्म डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल टॉर्क, है ना। तो जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है इसका सिंबल आपका ये हो जाएगा, और एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल होता है dl बाई dt, है ना। जैसे एक्सटर्नल फोर्स dv बाई dt के इक्वल होता है, वैसे जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होता है, dl बाई dt। और जो dl बाई dt होता है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इस टर्म को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जो एंगुलर मोमेंटम टर्म है एल, एल की वैल्यू मैंने बोला कि एमवीआर होता है, मास वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसी एल को कई बार हम ये भी लिख देते हैं
I into omega, है ना, where I is known as a moment of inertia, है ना, this is I is known as a moment of inertia. ये हम रोटेशन में पढ़ते हैं, जो मास का इक्विवेलेंट रोटेशन में होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे आप लीनियर मोमेंटम लिखते हो मास इनटू वेलोसिटी, तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ तो मास की जगह पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, रोटेशनल इनर्शिया को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और v की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, ओमेगा पुट। तो दोनों चीजें हैं, या तो आप mvr पुट कर दो क्योंकि अभी आपने पढ़ा v इक्वल टू ओमेगा होता है ना, तो v इक्वल टू जब ओमेगा पुट करेंगे तो यही चीज है, या आप पुट कर दोगे mv इनटू r, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम। तो आपने बोला कि जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है, वैसे एक्सटर्नल टॉर्क किसको चेंज करेगा, एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो यहाँ से कंसेप्ट आ गया जो कि ग्रेविटेशन बार यूज होगा, कि जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर किसी केस में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो, कि कोई केस अगर ऐसा आ रहा है जिसमें कि सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो हम बोलेंगे डी बाई डी टी जीरो होगा, और डी बाई डी टी जीरो होगा तो पी इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा, पी फाइनल, मोमेंटम कांस्टेंट, है ना, हम बोलेंगे हाँ पी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, पी इनिशियल किसके इक्वल होगा, पी फाइनल, है ना, या पी कांस्टेंट ले लो कि भाई डी बाई डी टी जीरो होने का मतलब मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। This simple concept is known as a conservation of linear moment, है ना, ये simply known as a conservation of linear momentum। जैसे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर मैं बात करूं कि कोई फोर्स सेंट्रल है ना, कभी भी अगर कोई फोर्स सेंट्रल है ना, कि बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है, तो अगर कोई सेंट्रल फोर्स होगा तो उस केस में हमेशा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, और वैसे अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो डीएल बाई डी की वैल्यू जीरो, और डीएल बाई डी की जीरो होगी मतलब एल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना, और एल कांस्टेंट का मतलब एमवीआर कांस्टेंट है ना, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज सिंपली नोन एज ए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको होता है ना। तो ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन में है ना, ये चीज बार बार यूज होगी कि सेंट्रल अगर फोर्स है तो टॉर्क जीरो होगा, अगर टॉर्क जीरो होगा तो एमवीआर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर फोर्स रहेगा इसलिए आपका आंसर। तो पूरे के पूरे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में यही दो लॉ हम यूज करते हैं, बार बार यही दो चीजें क्या होंगी जिससे आपकी यूज हो, राइट, उसको लिखो थोड़ा। और टॉर्क तो हम जानते हैं, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हम टॉर्क वैसे टॉर्क करते हैं आपको, जब यूज होगा उसके पहले एक्सप्लेन तो हाँ सर बताओ। एल हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ जो एंगुलर मोमेंट होता है एमवीआर के बराबर होता है, हाँ तो सर यस सर, तो आई ओमेगा इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी कैसे हुआ? वही चीज है, एक ही चीज है तुम्हें, जैसे लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो यस मास सर। की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, एंड v की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, या आप ऐसा कर लो
कि इस टर्म्स में अगर आप v इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर दो, एल स्क्वायर जैसे एमवीआर है ना, और v की जगह पे हम ओमेगा जानते हैं, तो ओमेगा इंटू आर स्क्वायर हो जाए, और एम आर स्क्वायर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा में जो एम आर स्क्वायर होता है ना, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई ओमेगा। यस हाँ? यस सर, ओमेगा वी बाई आर होता है, तो इसलिए वो एम बी आर के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, वही चीज। या तो आप ये लिखते हो या ये लिखते हो, दोनों एक ही चीज। किसी पार्टिकल की दोनों चीजें क्या होती है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है ना, तो डीएल बाय dt जीरो होगा, मींस एल कांस्टेंट रहेगा, मींस एमवीआर कांस्टेंट रहेगा या आई ओमेगा कांस्टेंट, बात एक ही है। ये आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ, तो ये दो चीज आपको यूज करना है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, उसको हम बोलते हैं बाउंड एंड अनबाउंड ट्रेजेक्टरी, है ना। ये सारी चीज जो हम पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि ग्रेविटेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा बाउंड एंड अनबाउंड ट्रेजेक्टरी, है ना। ये पढ़ते हैं, we study bound and unbound trajectory, unbound trajectory, है ना, ये हम पढ़ते हैं। we study the bound and unbound trajectory, है ना। तो जो बाउंड एंड अनबाउंड ट्रेजेक्टरी, इसका मतलब ये है, आप सिंपल से ऐसा समझिए कि ये आपका अर्थ का सरफेस है ना, और सरफेस से किसी हाइट से आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है किसी स्टोन को, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस आपकी स्मॉलर है ना। हाइट अगर h है तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, बेसिकली आपकी स्मॉलर है ना, और आपने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल हम इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे और अर्थ का रेडियस सपोज कैपिटल आर, मास इस पार्टिकल का तो स्मॉल है, अर्थ का मास कैपिटल है, तो इसकी क्या ट्रेजेक्टरी होगी, हम इसकी बात करते हैं। तो भाई इसका मोशन कैसा होगा, जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका मोशन किस तरह का होगा, कि भाई क्या पाथ ये फॉलो करेंगे, है ना। तो डिपेंड, सारा कुछ डिपेंड करता है यू के ऊपर, है ना। अगर यू कम होगी तो इस तरह से अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक कर जाएगा, अगर यू कम फ्लो करेंगे किसी टावर से तो अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करेगा, इस तरह से जाके अर्थ के सरफेस पे क्या करेगा, स्ट्राइक कर सकता है। तो आपको ये निकालना पड़ता है कि यू की कितनी मिनिमम वैल्यू होगी ताकि ये अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक नहीं करे, है ना। कि वैसे अगर यू की वैल्यू अगर कम होगी तो सर, ये एक बार अर्थ और के रिपीट कर। आप यू से जब प्रोजेक्ट करोगे ना, ये अर्थ के सरफेस कम स्पीड होगी तो यू को स्ट्राइक कर देगा। तो आपको बताना है कि यू की कितनी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, ताकि अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक नहीं करे बल्कि ऐसे रिवॉल्व कर दे, हाँ। तो वो निकालना होता है। तो आपको सबसे पहले ये निकालना है कि यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सो दैट इट जस्ट टचेस द अर्थ सरफेस, it just touches earth surface, है ना। जस्ट टचेस द अर्थ सरफेस का मतलब ये हो गया कि इस तरह से आपने प्रोजेक्ट किया तो जस्ट ये इस तरह से इसको टच करके चला गया, है ना। जस्ट इस तरह से क्या करके चला गया, जैसे कि आपका टच करके चला गया। तो यू की कितनी वैल्यू होनी चाहिए ये आपको निकालना है ना। तो भाई अगर इससे अगर हम कम स्पीड रखेंगे तो ये अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक कर जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो हो सकता है अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करे, सैटेलाइट बन जाए। इससे अगर ज्यादा स्पीड होगी तो अर्थ के अराउंड ये क्या कर जाएगा, जैसे कि आपका रिवॉल्व करे। तो आपको निकालना है यू की कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि उस पे जस्ट ये अर्थ के सरफेस को टच करता हो जाए। तो वो निकालेंगे सिंपल सा, अभी जो मैंने आपसे बोला है कि जैसे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, अगर ये इसको यहाँ पे टच करता हुआ जाना है तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी होगी, और ये अर्थ का रेडियस है ना। अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, जैसे कि आपकी वी होगी। अभी आपने बोला है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं भी ये जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अर्थ के सेंटर से पास होगा। मींस इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इस केस में क्या कंजर्व रहेगा, जैसे कि आपका एमवीआर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है,
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा उस पोजीशन स्टार्टिंग में, और जहां पे वो अर्थ को टच करता हुआ जाता है उसके बीच में हम लगा देंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं लगा लूंगा ऐसे, mu इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा mv इंटू कैपिटल R। या फॉर एग्जाम्पल अर्थ के सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले स्मॉल r थी, जब ये इस तरह से टेंजेंशियली टच करके जाएगा तो सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल R हो जाएगी। mu परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r, यहाँ पे ये मास m है, इंटू v इंटू कैपिटल R। तो पहला आपने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट इक्वेशन। इस केस में जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो k एंड u का सम कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी चला जाए k एंड u का सम क्या रहेगा, जैसे आपका कांस्टेंट। तो जब स्टार्टिंग में देखें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ mu स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा g कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाय स्मॉल r इक्वल टू, जब टच करता हुआ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा g इनटू कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाय कैपिटल। इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करके u की वो वैल्यू है कि भाई किस u की वैल्यू पे ये जस्ट अर्थ के सरफेस को टच करता हुआ जाए, हाँ, कि किस u की वैल्यू पे अर्थ के सरफेस को ये जस्ट टच करता हुआ जाए, हाँ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आपकी याद है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो जो u की वैल्यू आएगी वो आपकी याद है, हाँ। ये जो u आएगा इस केस में वो आपका याद है, वाइस ऑफ g कैपिटल M इंटू r इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि इतनी u स्पीड में वो जस्ट अर्थ के सरफेस को ये टच करता होगा, हाँ। तो अगर u की वैल्यू लेस देन इससे होगी, इस टर्म से u की वैल्यू अगर हम इससे कम रखें, स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल, देन वो अर्थ को स्ट्राइक करेगी। अगर ऐसा होगा देन पार्टिकल स्ट्राइक द अर्थ, स्ट्राइक अर्थ सरफेस, हाँ, कि अगर ये अर्थ सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है u की वैल्यू से कम होगी। वही मैंने बोला है कि u की वैल्यू जो मैंने निकाला है उससे अगर हम कम से प्रोजेक्ट करें तो ये अर्थ के सरफेस को जाके स्ट्राइक करें। u की एग्जैक्ट वैल्यू अगर उतना देंगे और u की वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगी तो ये रिवॉल्व करता रहेगा, इसके अराउंड ये क्या करेगा, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल क्या करेगा, आपको रिवॉल्व करेगा, राइट। तो ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि ये टर्म हम कैसे लेके आए। सिर्फ दो कंसेप्ट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा एंड k इन u का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। उससे ये टर्म, अगर u इससे कम होगा तो पार्टिकल अर्थ के सरफेस को क्या करेगा, जैसे कि आपके स्ट्राइक, पहली ट्रैजेक्टरी तो ये होगी सर MUR पहली एंगुलर ट्रैजेक्टरी जो है मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है स्टार्टिंग में सर ये इक्वल रहेगा जब स्ट्राइक करेगा मतलब अबाउट अर्थ सेंटर, हाँ, जस्ट टच करता हुआ जाएगा तो भाई एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है ना, कहीं भी चला जाएगा। अर्थ के सेंटर के अबाउट इस पोजीशन में अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें तो mu इनटू स्मॉल r हो गया। इस पोजीशन में जब निकाला तो ये v से जा रहा था, mv इनटू डिस्टेंस कैपिटल R हो गया। जितना यहाँ एंगुलर मोमेंटम इसका होगा उतना ही यहाँ इक्वल होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स में टॉप जीरो होता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में नहीं दिया होता है। सबसे खास बात ये है कहीं भी बुक में ये वाला टर्म मिसिंग हो, ये आपको ध्यान देना है, ये बुक्स वगैरह में मेंशन नहीं होता है। हमारी मॉड्यूल में भी नहीं है। मॉड्यूल में हो सकता हूँ, मैंने चेक नहीं किया, मोस्टली बुक्स में थोड़ा सा इसके बारे में गलत दिया हुआ। पहली चीज आपकी है, सिंपल सा आपने बोला सर u अगर ज्यादा होगा तो हमारे आएगा। बॉडी स्ट्राइक नहीं करेगी ना अर्थ सरफेस को। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक नहीं करेगी, अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करेगी। बॉडी अर्थ के अराउंड क्या करने लगेगी, रिवॉल्व करने लगेगी। बता रहा हूँ उसके बारे में। ये तो आपने यू ये निकाला, तो आप ट्रेजेक्टरी अगर ध्यान दो तो पहली ट्रेजेक्टरी तो आपने बोला ये,
फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री आपकी होगी, है ना, फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री जो होगी तो आपकी होगी। अगर u की वैल्यू इससे कम होगी तो अर्थ के सरफेस पे क्या करेगा, स्ट्राइक, है ना। सेकंड ट्रेजेक्ट्री जो होती है, अगर हम ऐसा ले लें, u की वैल्यू, अगर सेकंड ट्रेजेक्ट्री अगर हम बात करें तो u की वैल्यू अगर ग्रेटर देन दिस टर्म, है ना, u की वैल्यू अगर हम ऐसा ले लें, इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2gm into capital R into small r into capital R plus small। लेकिन ये जो टर्म u है, दिस इज लेस देन रूट gm बाई, हाँ, रूट gm बाई r होती है ऑर्बिटल स्पीड। ये कौन सी स्पीड होती है, जैसे कि आपकी ऑर्बिटल स्पीड, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था भाई, इससे तो ज्यादा है, लेकिन ऑर्बिटल स्पीड से u क्या है, वैसे कि आपकी कम। तो अगर इससे ज्यादा होगी तो इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे होगी, इस वाले को हटा, इसकी ट्रैजेक्टरी आपकी ऐसे हो जाएगी, लाइक दैट, है ना। ये आपकी सेकंड ट्रैजेक्टरी है ना। तो अगर ऐसा हो तो जो पाथ इसका होगा वो इलिप्टिकल होगा। ये पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा ना सेकंड केस में, वो पाथ जो होगा वो इलिप्टिकल होगा। ये कैसा पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, इलिप्टिकल। तो अगर इससे कम होगा तो अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करेगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो ये अर्थ के राउंड रिवॉल्व करेगा, इलिप्टिकल, है ना। इलिप्टिकल पाथ फॉलो किया। और थर्ड केस में आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू मैं ले लूं v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ gm बाई r, ऑर्बिटल स्पीड के अगर इक्वल, तो इसका पाथ तो सर्कुलर हो जाएगा। जो उस केस में इसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, समझिए आपका सर्कुलर हो जाएगा, हाँ, कि भाई इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो ये इलिप्टिकल पाथ होगा। इसके एग्जैक्ट इक्वल है तो सर्कुलर पाथ के लिए होना होता है, यही ऑर्बिटल स्पीड होती है। तो उसके से पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। मतलब जैसे हम स्पीड से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इसके अराउंड सर्किल परफॉर्म करेगा, है ना। तो ये आपकी थर्ड ट्रैजेक्टरी। पहले ट्रैजेक्टरी तो अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक कर दी, सेकंड में इलेक्ट्रिकल, थर्ड में सर्कुलर। थर्ड में इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर। फोर्थ में आ जाएगा कि अगर इस v की वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू, आपने u लिया था, अगर इस u की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन रूट gm बाई, लेकिन लेस देन रूट 2 gm बाई r, है ना। ये रूट 2 gm बाई r जो होती है, ये एस्केप स्पीड होती है। एस्केप क्या होती है, स्पीड। तो अगर वेलोसिटी ऑर्बिटल से ज्यादा है और एस्केप से कम है, तो अगेन इसका पाथ इलिप्टिकल होगा, एस्केप तो ये कर नहीं पाएगी, और इससे ज्यादा तो सर्कुलर भी नहीं होगा। तो अगेन इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, जैसे कि आपका इलिप्टिक। ये भी होगा तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। मतलब फोर्थ वाले केस में भी थोड़ा बड़ा इलिप्स बन जाएगा, जो सेकंड वाला केस था उससे बड़ा इलिप्स बन जाएगा। ये आपका फोर्थ है, हाँ। तो इसमें जो पाथ होगा वो कैसा होगा, जैसे कि आपका इलिप्टिकल, अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक कर गया, सेकंड में इलिप्टिकल छोटा, थर्ड में सर्कुलर, उसके बाद अगेन ये पाथ कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल, लेकिन थोड़ा बड़ा इलिप्स। ये फोर्थ आ गया, हाँ, क्योंकि स्केप स्पीड से कम है तो स्केप तो कर नहीं पाएगा, और सर्कुलर से ज्यादा है तो सर्किल भी नहीं होगा। फिफ्थ में आ जाएगा, अगर u स्पीड जो है इफ इट इज इक्वल टू द रूट 2 gm बाई, तो ये स्केप कर जाएगा, हाँ। उस केस में पार्टिकल क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा, है ना। स्केप करने का मतलब है कि अब इसकी ट्रेजेक्टरी अनबाउंड होगी। बाउंड का मतलब होता है ये सारी जो ट्रेजेक्टरी थी वो बाउंड थी, कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड थी, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, लेकिन अब ये अनबाउंड हो जाएगा, तो ये स्केप हो जाएगा, escape and follow parabolic path, and follow parabolic path। भाई जब भी कोई पार्टिकल स्केप करता है तो पाथ जो फॉलो करता है वो पैराबोलिक होता है। जैसे हम इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो अभी ये वापस नहीं आएगा, बल्कि ऐसे चला जाएगा, और इसका जो पाथ होगा कैसा होगा, जैसे कि आपका पैराबोलिक, अगर u की वैल्यू एग्जैक्ट स्केप स्पीड की, है ना। इससे ज्यादा भी हो सकता है, हाँ। इस केस में आपका ये हो जाएगा कि भाई u की वैल्यू ग्रेटर देन रूट 2 gm बाई, स्केप से ज्यादा है,
यू की वैल्यू अगर √2 GM से ज्यादा होगी तो अगेन ये एस्केप मिलेगा, इसका पाथ चेंज होगा, एस्केप लाइन एंड फॉलो हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ अगेन ये एस्केप कर जाएगा, लेकिन पाथ जो फॉलो करेगा वो पैराबोलिक नहीं होगा, बल्कि वो पाथ कैसा हो जाएगा, देखिए आपका हाइपरबोलिक है ना, कि 6 में भी एस्केप करेगा और ये हाइपरबोलिक पाथ है ना। तो ये आपकी डायरेक्टली पॉसिबल है, तो भाई किसी भी चीज को अर्थ के किसी हाइट से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 6 तरह के पाथ पॉसिबल, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सारा कुछ डिपेंड करेगा कि ये जो यू जिससे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कितना है ना, इसके ऊपर सारा इसका पाथ क्या करते हैं जैसे आपके डिपेंड करता है, तो इसी को हम बोलते हैं बाउंड एंड अनबाउंड ट्रेजेक्टरी। तो इसके भी क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। हाँ, स्मॉल आर इज द सेंटर फ्रॉम द अर्थ से डिस्टेंस, बिल्कुल सही है ना, इसमें जो भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना वो सेंटर ऑफ द अर्थ से उसके डिस्टेंस, अब फॉर्मूले में स्मॉल आर है ना, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कैपिटल आर प्लस एच, जिसके टर्म्स में थोड़ा फॉर्मूले आसान है। और आपके बहुत सारे टेस्ट भी आने वाले हैं, अब आपके जो थर्मल वाला भी टेस्ट होगा है ना, वो आपके ग्रुप में अपडेट हो जाएगा। हाँ सही बात, आर जो होगा वो कैपिटल आर के कंपेरेबल है। हाँ बिल्कुल सही है सब, आप सही बोल रहे हो, इफ यू इज लेस देन इट विल क्रैश, इफ इट इज मोर इट विल, है ना, है ना, हाँ सही बात, सही बात। हाइपरबोलिक पाथ, भव्य आपको थोड़ा सा मैथ्स वाले को जानते हैं, आप थोड़ा सा जान लो कि जो एक्स वाई कांस्टेंट जो होता है वो हाइपरबोलिक पाथ होता है, पैराबोला हाइपरबोला जो होगा है ना, जैसे पैराबोला होता है वैसे ही हाइपरबोला होता है, जस्ट कॉनिक सेक्शन है सारे। ओके है ना, तो ये जो हमने किया है तो इसके ऊपर ना आई शेयर वन क्वेश्चन, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उससे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे है ना, तो उससे जो भी मैंने पढ़ाया है सारा कुछ चीजें, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिफोर कैप्लर्स लॉ उसको जरूर करना चाहिए, नहीं तो आप कैप्लर्स लॉ से फिर कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो इसी के ऊपर वो बेस्ड है, आई शेयर दैट क्वेश्चन, तो उससे आपको खुद ही आ जाएगा।
हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हो, डोंट अटेम्प्ट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो अभी आपने ड्राइव किया है। मैं फिगर बना देता हूँ। फिगर वही है जो अभी मैंने शो किया था, है ना? इसका फिगर वही है जो अभी हम शो कर रहे थे। इसमें फिगर मिसिंग है क्वेश्चन में। फिगर वही है जो अभी मैंने जिसका केस डिस्कस। आपको सेकंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। हाँ, फिगर नहीं, वही मैंने बोला ना, फिगर वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था। जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वैसी फिगर है ना। फिगर यही है जो मैं शो कर देता हूँ अभी आपको। ये वाला केस है ना। इस सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हम जानते ही हैं कितना होगा। सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना है। आपका सेकंड पार्ट का आंसर आर का कैपिटल आर का आंसर है। लेट मी चेक, अभी चेक कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट में एंगल आएगा।
वैसे कोई आंसर करेक्ट नहीं है। ओके, बहुत सारे आंसर आ गए हैं। लेट मी चेक। हाँ, प्रणव योर आंसर इज करेक्ट, है ना। अनिरुद्ध योर आंसर इज करेक्ट। प्रणव, अनिरुद्ध, आप दोनों के आंसर सही हैं, बिल्कुल सही आंसर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। वी हैव टेकन, बहुत टाइम ले लिया हमने, है ना। तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट तो आपको पता है कि मिनिमम जो स्पीड होती है, यू की वैल्यू ये होती है ना। अब सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है ये कि जस्ट सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है ये इस केस में कि अगर स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है, इफ स्मॉल एच इज इक्वल टू द कैपिटल आर, है ना, और यू की वैल्यू इतनी है, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। हाँ, स्मॉल एच की वैल्यू जो है वो आर के इक्वल है, मींस स्मॉल आर की वैल्यू 2r हो जाएगी। तो 2r अगर होगा तो इसके अकॉर्डिंग यू आप निकालो, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जो यू की वैल्यू होगी मेरे ख्याल से ये रूट जी एम बाई आर होगी। जी एम बाई कैपिटल आर तो हो जाएगी मेरे ख्याल से, है ना, इफ आई एम राइट, है ना। नहीं सॉरी, रूट जी एम बाई 2gm/3r हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2gm/3r, हाँ, ये गलत मैं बोल रहा हूँ, बस ध्यान दो आप इसमें। कितना हो जाएगा आपका, चेक करो, यू की वैल्यू यही आएगी क्या, GM/3 r टू भी नहीं है, टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो यू की वैल्यू gm/3r, अगर ये कंडीशन हम फुलफिल कर दें। तो सेकंड पार्ट में इसने बोला है आपको ट्रैजेक्टरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि इसमें से कौन सी ट्रैजेक्टरी होगी। तो सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है, ये तो यू की मिनिमम वैल्यू होगी,
जब वो अर्थ के सरफेस को टच करके जाएगा। सेकंड पार्ट में इसने u बोला हुआ है कि अंडर रूट ऑफ आपका है ना, u की जो वैल्यू है ना, ये आपकी वैल्यू दी हुई है √3gm/5 बाई 5। तो आपको ध्यान दो, ये इससे तो ज्यादा है ना, इससे तो ज्यादा है, लेकिन √gm/r से कम। मतलब आपका जो केस है वो सेकंड वाला केस, भाई u की जो भी वैल्यू है इससे तो ज्यादा है, मतलब आपके Yes. सरफेस को क्रैश करेगा, इससे लेकिन कम है, तो सर्कुलर भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का मतलब ये हो गया कि इस तरह से जाएगा ऐसा, ये ऑर्बिट ये फॉलो करेगा। तो अगर ये डिस्टेंस तो इसने 2r बोली है, ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब यही तो पूछ रहा है कि इसका अपोजिट एंड पे डिस्टेंस कितनी है ना, कि भाई यहाँ से आपने टेंजेंशियली प्रोजेक्ट किया तो अपोजिट एंड पे जब जाएगा तो वही तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इसके अर्थ के सरफेस से। वो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको स्मॉलर ले लो, है ना, ये स्मॉलर इसकी क्या है, जैसे कि आपकी अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस। और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी कुछ स्पीड भी होगी भी, है ना, इस जगह पे हम स्पीड क्या एज्यूम कर लेते हैं, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो इसकी स्पीड भी है ना। उसके बाद हम इसमें दो लॉ लगा लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाऊंगा, अब इसका काम खत्म हो, है ना, कि जब इसमें मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा mu into 2r, वहां पे एंगुलर मोमेंटम हो गया। जब ये नीचे पहुंचेगा ये हो जाएगा mv into r max। r max मुझे निकालना है ना, इसमें u दिया हुआ है, u की वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ कितना है, इसलिए आपका 3gm/5r। एनर्जी कंजर्व कर देंगे, ये आपको हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस g कैपिटल M इंटू स्मॉल m/2r। जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो हाफ mv स्क्वायर माइनस g कैपिटल M इंटू स्मॉल m/r max, है ना। तो यहां से आप देखो v एंड u में एक रिलेशन आ जाएगा ना, मास तो आपका कैंसिल हो गया, यहां से v एंड u में एक रिलेशन आ जाएगा, उसको आप यहां पुट कर देना, और u आपको बताइए, तो इससे सॉल्व करके r max की वैल्यू हो जाएगी। भाई r max सेंटर से उसका कितना हो जाएगा, भाई सेंटर से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो दो ही चीज आपको यूज करना है, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। तो इससे जब आप r max कैलकुलेट करोगे तो r max की वैल्यू 3r आएगी, r max की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3r। भाई यहाँ पे अगर आपने इसको 2r से प्रोजेक्ट किया है तो ये इलेक्ट्रिकल पाथ फॉलो करेगा, और ये डिस्टेंस जो होगी वो कहां से आएगी, इससे डिस्टेंस जो होगी 3r, और ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में क्या करेगा, ये होगा। ये तो आ गया सेकंड पार्ट। हाँ, सर सेकंड पार्ट जो में ऐसे गिवन solve स्पीड करना। थी वो ऑर्बिटल स्पीड थी गिवन। नहीं, वो सिंपल सा प्रोजेक्शन की स्पीड दी, ये स्पीड से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो स्पीड जो थी, जो गिवन थी, ये इतनी स्पीड प्रोजेक्शन की, इससे प्रोजेक्ट करें तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हमने बोला कि ये स्पीड जो है ना वो लाई कर रही है दो के बीच, आपने वी मिनिमम यहाँ से निकाल लिया, इससे ज्यादा है और ऑर्बिटल से कम है, तो इलेक्ट्रिकल पाथ हो गया। तो इस इलेक्ट्रिकल पाथ की मिनिमम डिस्टेंस तो आपको पता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्स यहाँ से है यहाँ से। तो इस तरह से दो चीजें लगा के हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, है ना। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, कि अगर u की वैल्यू, प्रोजेक्शन स्पीड जो है उसको हम कम कर दें, है ना, u की वैल्यू जो है वो इसने बोला हुआ है कि हम हो गई ये √gm/7r। अगर u की वैल्यू √gm/7r, और देखो √7/g1r जो है ना, ये तो v मिनिमम से कम, v मिनिमम को आपने √gm/3r निकाला है, तो मतलब ये अर्थ के सरफेस पे क्रैश कर जाएगा, ये कहाँ क्रैश कर जाएगा, अर्थ के सरफेस। तो जब ये अर्थ के सरफेस को क्रैश करेगा तो कितने एंगल पर क्रैश करेगा, ये पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये अर्थ के सरफेस को ये जब क्रैश करेगा तो कितना एंगल पे करेगा, इसका मतलब हम समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर हम इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें, जो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ये अर्थ है ना, यहाँ से 2r से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर इसने हाइट जो बोली हुई है वो r ही बोली, अगर हम u इक्वल टू इस स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको पता है ये अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक कर देगा,
और जब स्ट्राइक करेगा तो अर्थ के सरफेस से किसी एंगल पे, सपोज थीटा एंगल पे कर रहा है, ये थीटा एंगल में मैंने कहा। तो जब ये इस तरह से स्ट्राइक करेगा ना, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ इसकी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, वही वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उसका एंगल अर्थ के सरफेस से कितना बनेगा मुझे ये नहीं पता। तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, दोनों यूज करेंगे हम, वही इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में हम दो चीजें अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना कि जब हम ये लिखते हैं ना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, तो इसमें जो r होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर। r जो होती है अर्थ के सेंटर से क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो आपको पता है यहाँ पे तो 2r ही परपेंडिकुलर है क्योंकि u ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। मैं एंगुलर मोमेंटम जब लगाऊंगा तो पहले तो लिख दूंगा वही चीज mu into 2r, लेकिन यहाँ मैं mv into कैपिटल R नहीं लिख सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है। मैं v को रिजॉल्व कर दूंगा, मैं बोलूंगा ये जो जिस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो हो जाएगा v cos थीटा और एक आपका कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, है ना। आप देखो जो वेलोसिटी का जो r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो v cos थीटा है ना, v sin थीटा थोड़ी है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अब जब लेंगे हम तो हम ये ले लेंगे mv cos थीटा इनटू जिस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे cos थीटा के परपेंडिकुलर v sin थीटा की थोड़ी, mv cos थीटा इनटू r, पहले इक्वेशन तो दिया है ना। यहाँ से m कैंसिल हो गया, u की वैल्यू आपको दी हुई है, और सेकंड एनर्जी जब आप लोगे तो पहले काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी सेम वैसे, जब यहाँ पे स्ट्राइक करने के तुरंत पहले काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर की होगी, डायरेक्शन कोई भी हो, माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस gmm बाई क्योंकि जैसे स्ट्राइक करेगा उस टाइम डिस्टेंस इसकी कैलकुलेट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके थीटा निकालो, है ना। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और u आपको दिया हुआ है, u की वैल्यू रूट gm/7 होगी, जैसे हम पुट करेंगे थीटा की वैल्यू तो थीटा इस केस में 45 डिग्री, कि जब ये अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो उसका एंगल 45 डिग्री है ना। तो ये दो ही आपको यूज, मैं देखो जब आप L इक्वल टू mvr लिखते हो तो या तो mv into r परपेंडिकुलर लिखो या L इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं m into v परपेंडिकुलर into, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो या परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मैंने परपेंडिकुलर वेलोसिटी ली जो r के परपेंडिकुलर बातें की होती है ना। तो यही दो लॉ इसमें क्या करना है आपको यूज करना। सर डिस्टेंस कैसे परपेंडिकुलर? डिस्टेंस जैसे परपेंडिकुलर है ना, मैं वेलोसिटी अगर इस तरफ है उससे 2r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर। इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि इसको ऐसे आगे ले जाओ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हुई mv into ये डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस आपके r cos थीटा ही है, कोई भी एक परपेंडिकुलर लेना है, या तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर लो या डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी दो इक्वेशन से मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स से क्या होंगे वैसे क्या आपके सॉल्व क्या आपने सॉल्व किया। तो थीटा इसका 45 डिग्री आ जाएगा, तो साइन कॉस का डिफरेंस ही खत्म हो गया, है ना। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक जो ग्रेविटेशन का, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, यही दोनों चीज इसमें भी यूज होती है ना। हम एक स्टेटमेंट जानते हैं, उसको हम बोलते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, है ना। कि जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वी स्टडी द
Kepler's law of planetary motion. है ना, ये हम पढ़ते हैं Kepler's law of planetary motion. देखो इसमें 3 लॉज होते हैं. तो सबसे पहला लॉ होता है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट. लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ना. और चूंकि केपलर्स जो साइंटिस्ट था, he was well before the Newtons and other scientists, तो इसलिए नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट है. भाई न्यूटन्स लॉ के पहले ये चीज आई थी, है ना, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. बाद में न्यूटन्स लॉ से ये सब चीजें एक्सप्लेन होती हैं, लेकिन चूंकि न्यूटन्स लॉ से पहले ही बहुत आगे थी, तो इसलिए इसको एज ए लॉ ही ट्रीट करते हैं. पहला जो होता है वी कॉल इट द लॉ ऑफ ऑर्बिट. तो सिंपल सा कि इसका कंसेप्ट है कि ऑल प्लैनेट move around sun in elliptical orbit. elliptical orbit, है ना. तो भाई सारे सन के राउंड जो रिवॉल्व करते हैं तो किसमें रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में. where sun situated at one of its focus. है, सारे प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन की पोजीशन कहां पर होती है, उसके किसी भी एक फोकस. जस्ट आपका ये आ गया कि आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, है ना. ये आपका हो गया मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी बेसिकली आपकी 2, है ना. और ये आपका हो गया माइनर एक्सिस. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी बेसिकली आपकी 2, है ना. और ये इलिप्स का सेंटर. तो जो भी प्लैनेट होगा ना इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा. और सन जो होगा इसकी एक फोकस पे होगी, ये F1 है, ये F2. तो सन की लोकेशन इसके एक फोकस पे है. ये सन की लोकेशन इसके इलिप्स के फोकस पे है और प्लैनेट इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व. तो जब भी हम इलिप्स पढ़ेंगे ना तो इलिप्स में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एसेंट्रिसिटी. ये डिस्टेंस अगर मैं c ले लूं तो जो इसमें a होता है वी कॉल इट एज ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. और जो आपका c जो होगा वो सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस. तो हम एक टर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एसेंट्रिसिटी. भाई इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी कितनी. तो एसेंट्रिसिटी जो होती है ना वो c/a होती है ना. एसेंट्रिसिटी जो इलिप्स की होती है क्या होती है, c/a. इलिप्स के सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस अगर c है और इसका सेमी मेजर एक्सिस अगर a है तो c और a का जो रेशियो होगा वो एसेंट्रिसिटी होगा. आपको पता है कि अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्किल की एसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी. तो इस सर्किल का सेंटर और फोकस एक ही चीज है ना. तो सर्किल का एसेंट्रिसिटी 0 होगा. अगर कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो उसका एसेंट्रिसिटी c/a. तो पहला कांसेप्ट तो ये है कि सब प्लैनेट जो मूव करेंगे सन के अराउंड वो किस मूव करेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट. और सन की पोजीशन कहां पे होगी, फोकस. सेकंड जो इसका लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, है ना. जो सेकंड इसमें लॉ है दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ एरिया. सर ये क्या? फोकस 2 क्यों होंगे? इलिप्स में तो 2 फोकस ही होते हैं. ओके सर. इलिप्स जो कॉनिक सेक्शन में होता है वो 2 फोकस ही तो होते हैं ना. क्या आपका दोनों साइड पे तो सन किसी भी एक फोकस पे डिपेंड होता है. सेकंड आपका आ गया, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया, जो लॉ ऑफ एरिया है लेकिन ध्यान रखना ये कोई नया लॉ नहीं है. लॉ ऑफ एरिया इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना. ये कोई नया लॉ नहीं है बल्कि इसको बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम.
लेकिन चूंकि केपलर पहले आया था, बाद में न्यूटन के लॉ आए थे, इसलिए हम इसको भी एज ए लॉ ट्रीट। लॉ ऑफ एरिया का स्टेटमेंट ये होता है कि लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट sweep equal area in equal time. Sweep equal area in equal time. ये जो लाइन सन को प्लैनेट से रिवॉल्व ज्वाइन करती है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। स्वीप इक्वल टाइम इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, है ना? मींस एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, है ना? एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब va/dt रिमेन कांस्टेंट। क्या तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने बोला ये कोई इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट हो गई, है ना? जो ये आपका सन हो गया यहाँ पे इसके फोकस पे, और प्लैनेट सपोज यहाँ पे कहीं पे, है कि पहले प्लैनेट की पोजीशन यहाँ पे थी, किसी टी टाइम में प्लैनेट अपनी पोजीशन आपका चेंज करके यहाँ पे करे, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो लग रहा है वो टी लग रहा है। तो सन को प्लैनेट से लाइन ज्वाइन करेगी ये वाली, इसने इतना एरिया कवर किया, है ना? प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ गया टी टाइम में तो इसने इतना एरिया कवर किया, हाँ भाई टी टाइम में यहाँ से यहाँ गया। मान लो प्लैनेट किसी टाइम में यहाँ से अगर यहाँ पहुंच जाए और इसको यहाँ से यहाँ तक आने का अभी भी टाइम सेम लग रहा है, तो ये दोनों एरिया सेम है, कि अगर टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ रहा है और इसने अगर इतना एरिया स्विप किया है, तो अगर सेम टी टाइम में अगर यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तो इसने एरिया अगर सेम किया स्विप किया है, तो दोनों एरिया क्या होंगे सके आपके सेम, है ना? दोनों जो एरिया होंगे वो क्या होंगे सके आपके सेम है। तो ध्यान रखना इसमें कि इसका मतलब ये है कि लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम मींस एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या रहता है जैसे आपका इसका कांस्टेंट है। एक चीज समझना कि ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पैरेलल, है ना? और इसको हम बोलते हैं एपिरियल। एपिरियल, है ना? तो ये दो पॉइंट होते हैं, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है पैरेलल हो गया और जो फर्देस्ट पॉइंट है वो एपिरियल हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी c माइनस ए, है ना? इसको हम बोलते हैं एपोजी, है ना? और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो c प्लस ए हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं पेरिजी, है ना? वही बात है कि फर्देस्ट पॉइंट आपका एपोजी हो गया और जो नियरेस्ट पॉइंट हो गया वो क्या हो गया जैसे कि आपका पेरिजी हो गया, है ना? एपोजी एंड पेरिजी, है ना? डिस्टेंस है एपिरियल एंड पेरिरियल होती है, तो आप चेक करिए वही जो लोकेशन होती है वो एपोजी एंड पेरिजी होती है। जो सन की फर्देस्ट पॉइंट है वो एपोजी और जो नियरेस्ट पॉइंट है वो क्या हो गया जैसे कि आपकी पेरिजी, है ना? तो ये भी इसमें यूज होगा। जैसे मैंने बोला है कि जो लाइन सन को प्लैनेट से ज्वाइन करती है वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में स्विप करती है, बस dA/dt की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपको ये प्रूव करना होता है कि जो लॉ ऑफ एरिया है ये इससे कैसे आया है। आपने बोला ये दोनों लॉ क्या है आपके सेम, तो हम सिंपली ड्राइव कर सकते हैं इसे 1 मिनट में, है ना? भाई लॉ ऑफ एरिया जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही आएगा, है ना? लॉ ऑफ एरिया किससे आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, है ना? जस्ट आप इसको इस तरह से ड्राइव कर सकते हो कि जैसे आपका ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, यस, तो आपने बोला किसी इंस्टेंट में ये आपका सन की सिचुएशन यहाँ पे सिचुएटेड है, किसी इंस्टेंट में प्लैनेट यहाँ पे, इसकी यहाँ से डिस्टेंस स्मॉलर थी, इसने एक स्मॉल एंगल ट्रेवल किया डी थीटा, है ना? और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो dr हो गया, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर इसका होगा वो r प्लस dr हो गया, यस भाई स्मॉल एंगल इसने टर्न कर दिया डी थीटा, ये आपका आ गया, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या एरियल वेलोसिटी। इस केस में अगर मैं ये निकालूं कि व्हाट इज द एरियल वेलोसिटी, भाई इसकी एरियल वेलोसिटी कितनी है, तो आपको एरियल वेलोसिटी जब आप निकालोगे ना, तो एरियल वेलोसिटी मतलब डीए बाई dt निकालना है, और जो डीए हो जाएगा इस सेक्टर का ही तो एरिया होगा। डीए जो होगा वो आपका हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। ये जो सेक्टर होगा उसका जो एरिया होगा वो आपका इतना हो जाएगा, डीए की जो वैल्यू होगी इस सेक्टर का एरिया होगी हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो इस सेक्टर के एरिया को आप यहाँ पुट कर लो, तो जो एरियल वेलोसिटी होगी वो आपकी इतनी आ जाएगी, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। और अभी हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो डी थीटा बाई डी टी होता है, तो मैं यहाँ से एरियल वेलोसिटी ये लिख सकता हूँ, भाई डी बाई डी की वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, मास मल्टीप्लाई करूंगा मास से डिवाइड कर दूंगा, तो जो एम आर स्क्वायर होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ये आपका हो गया आई ओमेगा बाई 2 है ना। आई जो होगा वो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई ओमेगा ही तो एंगुलर मोमेंटम होता है एल बाई 2 है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जिस रेट से एरिया चेंज होना है ये वाला, वही तो कांस्टेंट रहना है। जिस टाइम में इतना एरिया शिफ्ट करेगी दोनों एरिया क्या होंगे, सेम। तो आपने एरिया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालना है, भाई जो एरियल वेलोसिटी इसकी होगी डीए बाई dt, इसकी वैल्यू एल बाई 2 है, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम। आप थोड़ा ध्यान दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, तो इसका एल कांस्टेंट रहेगा, हाँ। तो आप जीरो होगा, एल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब देखो एल कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट होते ही, तो अगर एल कांस्टेंट रहेगा देन डीए बाई dt भी कांस्टेंट होगा, हाँ। तो मतलब एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो डीए बाई dt भी कांस्टेंट रहेगा, और डीए बाई dt कांस्टेंट रहने का मतलब भी तो ये होता है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया शिफ्ट होगा। ये थोड़ा सा डिस्कशन आपको होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डीए बाई dt एल बाई 2, उस तरह से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये होता है लॉ ऑफ एरिया, दिस इज सिंपली नोन एज ए लॉ ऑफ एरिया। सेकंड लॉ ऑफ पे हो गए, कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव करता है वो इस लॉ को फॉलो करता है ना, वो इस लॉ को क्या करेगा, जैसे कि आपका है ना, जो डीए बाई dt की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जैसे कि आपकी कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। एक थर्ड लॉ होता है, वी कॉल इट एज ए लॉ ऑफ टाइम पीरियड, हाँ। जो थर्ड लॉ है दैट इज योर लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, है ना। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड का कंसेप्ट भी सिंपल सा, तो भाई इसको भी आपको मेमोराइज ही करना है, हाँ। ये हम सिंपल सा बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of any planet is proportional to cube of semi major axis of elliptical path, ये आपको होता है ना, ये क्यूब ऑफ से इलेक्ट्रिकल पाथ,
है ना कि लॉ ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एनी प्लैनेट इज प्लैनेट प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेम मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। मतलब सिंपल सा है, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a क्यूब। ये भी हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, जिस टाइम में एक बार ये रिवॉल्व करेगा, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो इसका सेम मेजर एक्सिस होगा उसके क्यूब के डायरेक्टली उसमें, हाँ, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये 3 लॉस प्लैनेटरी मोशन के, है ना। प्लैनेटरी मोशन के देयर इज 3 लॉस। लेकिन थोड़ा सा आपको एक डिस्कशन करना है इसमें लॉ ऑफ एरिया में, है ना। लॉ ऑफ एरिया में ही ये आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट जानना है ना। अगर मैं इसमें बात करूं, है ना, उसमें लॉ ऑफ टाइम पीरियड में तो कुछ भी नहीं है, मेन लॉ ऑफ एरिया ही। जैसे मैंने बोला ये आपका कोई इलेक्ट्रिकल पाथ, तो ये आपका मेजर एंड माइनर एक्सिस हो गया। ये जो पॉइंट है जो सन से फारदेस्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एपोजी। डिस्टेंस को एपेरियन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिजी। तो अगर मैं बोलता हूं कि एपोजी पे इसकी वेलोसिटी v है और पेरिजी पे इस प्लैनेट की वेलोसिटी अगर vp है, ये डिस्टेंस तो हो गया बेसिकली आपका a माइनस सी, और क्योंकि c ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपका हो गया a प्लस। तो जो एपोजी पे वेलोसिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि अभी आपने बोला प्लैनेट जब मूव करता है तो mvr का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। जहां पे r ज्यादा होगा v कम होगी, और जहां पे r कम होगा वहां पे v ज्यादा होगी। तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि पेरिजी पे वेलोसिटी जो होगी वो एपोजी से ज्यादा होगी। और इन दोनों का रेशियो भी निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके। एम वीपी इंटू आपका हो जाएगा ए माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू वी इंटू ए प्लस सी। ये पेरिजी पे इसकी स्पीड ज्यादा होगी, एपोजी पे कम होगी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया हमने। यहां से वीपी और वीए का रेशियो आ गया, वीपी एंड वीए का रेशियो आ गया ए प्लस सी डिवाइड बाई ए माइनस। ए को यहां से कॉमन ले लो, 1 प्लस सी बाई ए, और ये भी यहां से भी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस सी बाई ए। ए कैंसिल हो गया, सी बाई ए ई होता है, 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 है। पेरिजी पे वेलोसिटी जो होती है अपोजिट से ज्यादा होती है, और वीपी एंड वीए का जो रेशियो होता है वो 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई। तो एक तो हम स्टेटमेंट ये यूज कर सकते हैं, और दूसरा इस पूरे में के एंड यू का सम कांस्टेंट है। भाई जब भी प्लैनेट कोई मूव करेगा तो के एंड यू का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से जो आपका है ना वीपी एंड वीए का रेशियो है, वीपी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कितनी होती, यहाँ से वीपी एंड वीए का रेशियो है, वीपी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, है ना। तो अगर मुझे ये चाहिए कि वीपी एंड वीए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, मैं के एंड यू का सम कांस्टेंट करूँ। पेरिजी पे मैं लिखूंगा हाफ एम इंटू वीपी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई ए प्लस सी, ए माइनस सी आ गई। सन और प्लैनेट की पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल एम प्लैनेट का मास, कैपिटल एम सन का मास। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जितना पेरिजी पे होगा उतनी ही एपोजी पे, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई ए प्लस सी। तो दो रिलेशन आपके पास आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास वीपी एंड वीए की वैल्यू आएगी, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वीपी की वैल्यू आपकी है अंडर रूट ऑफ जीएम बाई ए 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1, और जब वीए निकालोगे तो वीए की वैल्यू भी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जीएम बाई ए, ये वाला काम उल्टा हो जाएगा, है ना। जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये 1 प्लस ई डिवाइड बाई, है ना। तो ये थोड़ा सा जानना कि भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन में, दो ही चीज तो लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड के एंड यू का सम, है ना, चाहे सिंपल सैटेलाइट के लिए हो चाहे प्लैनेट के लिए हो। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान, राइट। ये आपके कैलकुलस के 3
तो इसको लिख लो आप। ठीक है, तो दैट इज ऑल विथ योर ग्रेविटेशन। नेक्स्ट थर्सडे को सिर्फ हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, थ्योरेटिकली सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो नेक्स्ट अभी सैटरडे संडे को नहीं करेंगे, सैटरडे संडे को तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थर्सडे तक थोड़ा सा आप इसको मॉड्यूल वगैरह से सॉल्व कर, है ना, कि जो भी मॉड्यूल में दिया हुआ है या, है ना, इसको आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेना, मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी, है ना, नेक्स्ट थर्सडे से। इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम रहेगा तो आप इसको रिवाइज कर पाओ, है ना। नेक्स्ट थर्सडे को हम इसके सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड सैटरडे को विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज योर इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी के बाद फ्लूइड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। सर 1 मिनट रुक जाइए, वो नोट करना। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो।